स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नेपाल में जिस तरीके से लगातार हिंसा बढ़ती गई, उसके बाद भारत और नेपाल से सटे जो 1047 गांव हैं, वहां हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन यह हिंसा इतनी बढ़ क्यों गई? आखिर नेपाली चाहते क्या हैं? क्योंकि उन्होंने खुलेआम अब विद्रोह शुरू कर दिया है और कहा है कि नेपाल में हम किसी को घुसने नहीं देंगे। मेरे साथ इस वक्त नेपाल की राजनीति को बहुत जमीनी स्तर से समझने वाले वेद शर्मा जी हैं, राजनीतिक समीक्षक, विदेशी मामलों के जानकार। उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद रोहित जी। हमने जब पहले दिन हिंसा हुई तो चर्चा की थी, हमने उम्मीद की थी कि हिंसा ना बढ़े, लेकिन बढ़ती गई। आपको इसके पीछे का वजह क्या समझ में आ रही? जो मीडिया के सामने आ रहे हैं सिर्फ उतनी, क्या बैकग्राउंड में कुछ और है? बहुत दुखद है रोहित जी, ये जो हिंसा हो रही है। और अभी जब आप और हम चर्चा कर रहे हैं तो खबर ये है कि एक युवक जो बहुत ज़्यादा घायल था, सम मेहता करके, उनकी बहुत दुखद मृत्यु हुई है। भगवान उनको जो है उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को दुख को सहने की शक्ति दे। और नेपाल जो एक शांति भूमि के रूप में पूरे विश्व में पहचाना जाता था, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में पहचाना जाता था, आज मुझे दुख इस बात का है कि जब हम भारत में आंदोलन होते हुए देखते हैं तो लोग बोलते हैं नेपाल बना देंगे। तो नेपाल का एक जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो गया। जो शांति का राष्ट्र था आज उसको किसी और गलत मायनों में उसकी पहचान गढ़ी जा रही है, जो अपने आप में बहुत दुखद है। और उससे भी ज़्यादा दुखद ये है कि जो हिंसा हो रही है और जो हिंसा के कारण हैं उन पे काम नहीं हो रहा है, उनके जड़ों पे काम नहीं हो रहा है। और ज़बरदस्ती पुलिसिया तंत्र के माध्यम से सेना और अर्धसैनिक बलों के जो है ताकत के दम पे जो है उन तमाम इमोशंस को रौंदने का काम हो रहा है। और जितने लोगों की मृत्यु हुई है और वो सब पुलिसिया कार्रवाई में उन लोगों की मृत्यु हुई है, ये उससे भी ज़्यादा दुखद है। अब सरकार को ये चाहिए, चूंकि ये संवेदनशील मामला है, ये धार्मिक आस्था का मामला है, और सिर्फ ये 10 लाख रुपए का मुआवजा या किसी को शहीद घोषित कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश के नागरिक की जान की कीमत 10 लाख रुपए या पैसों से आंकी जा सकती है, या सिर्फ उसको शहीद घोषित कर देने से जो है आप जिम्मेवारियों से बच सकते हैं। देखिए, मैं पिछले 1.5-2 साल का पैटर्न जो स्टडी कर रहा हूँ, नेपाल का जो पूरा तराई मधेश का इलाका है, यहाँ गाहे बगाए हर दूसरे महीने जो है कोई ना कोई सामुदायिक जो है इस प्रकार के तनाव की खबरें देखने को मिलती हैं। चाहे वो बीरगंज हो, विराटनगर हो, चाहे इधर नेपालगंज हो, वो तमाम मधेशी बेल्ट में ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो सरकार का काम ये है कि इसकी रूट कॉज को पहचाने। और सबसे इसमें आश्चर्य करने वाला एक मामला है कि आज से कुछ दिन पहले नेपाल के पुलिस के आईजी साहब ने एक बयान दिया कि नेपाल में जो है अवैध बांग्लादेशी, सोमालियन और पाकिस्तानी मुसलमान जो है घुसपैठ कर रहे हैं। और उनके इस बयान देने के 2 दिन बाद जो है इस प्रकार का जो है हिंसात्मक रवैया देखने को मिला कि भाई सावन का पवित्र महीना है, हिंदू लोग अपने आस्था जो है शिव जी के लिए जो है जल लेकर जाते हैं, और शिव जी के जो तमाम बड़े वहाँ पे मंदिर हैं, केंद्र हैं, वहाँ पर वो है जल अर्पण करते हैं। और वो अपनी आस्था जो है मानने का, उसको सेलिब्रेट करने का हर किसी को हक है। और एक संप्रदाय है जिसकी भावना बेन हर जरा सी बात पे आहत हो जाती हैं। अब बिल्कुल वही आप वेद जी भावना आहत वाली बात कह रहे हैं, तो ये नेपाल के हिंदुओं ने तो इतना ठान रखा है कि भाई हम अपने देश को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, हम अपने देश में घुसपैठियों को नहीं आने देंगे, सरकार बाद में सोचेगी। ये वहां के लोग खुद ही निकल चुके हैं। तस्वीरें आपने देखी हैं लगातार किस तरीके से लोग खुद ही उन घुसपैठियों को भगा रहे हैं। मेरा ये सवाल, जो 14 लाख से ज्यादा मुसलमान नेपाल में हैं, वो उनका भी तो नेपाल है, उनका भी तो राष्ट्र है, वो घुसपैठियों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे? देखिए, एक चाहे वो भारत का मुसलमान हो, चाहे विश्व के किसी कोने का मुसलमान हो, मैं भारत के ही तमाम आपको एग्जाम्पल बताता हूँ।
म्यांमार में किसी मुसलमान के साथ कुछ होता है तो यहाँ का मुसलमान मुंबई के आज़ाद मैदान में दंगा मचाता है, पूरे देश के अंदर जो है विरोध प्रदर्शन करता है, जैसे मोदी जी ने ही म्यांमार में जाके किसी का टेटुआ दबा दिया हो। ठीक है, परंतु उसी भारत की राजधानी में बम ब्लास्ट होता है, फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वो तमाम डॉक्टर्स उसमें संदिग्ध पाए जाते हैं, उनके ऊपर जांच होती है, और जब तमाम मीडिया के चैनल उस नज़दीकी गांव में जहां पे वो लोग रहते थे वहां जाके पूछते हैं तो वो जो है गांधी जी के 3 बंदर की तरह वो चुप हो जाते हैं। देखिए, डिवाइडेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री बट यूनाइटेड बाय मुस्लिम ब्रदरहुड्स थ्रेड। तो ये जो पैटर्न है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, यही पैटर्न बांग्लादेश में भी है, यही पैटर्न नेपाल में भी है। मतलब आप आज भारत के किसी मुसलमान से अगर ये जाके पूछेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर एट्रॉसिटीज हो रही है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, तो वो जो है गांधी जी के 3 बंदर की तरह आंख भी बंद कर लेंगे, कान भी बंद कर लेंगे, मुंह भी बंद कर लेंगे और कहेंगे हमें क्या मतलब बांग्लादेश में क्या हो रहा है। पर फिलिस्तीन में इनके जिज्जा रहते हैं, इनके फूफा रहते हैं, इनके मामा रहते हैं, और वहां म्यांमार में इनकी पूरी रिश्तेदारी है, इनकी ससुरालें हैं कि वहां किसी को पेचिश लग जाए तो यहाँ जो है मुझे क्या चाहिए आजादी कहकर जो है ढफली लेकर जो है ये लोग जंतर मंतर। तो वही हाल नेपाल में भी है, कमोबेश वही हाल नेपाल में भी है। नेपाल में तो ये है, देखिए मैं आपको एक संदर्भ से जोड़ूं, 2020 में जब कोविड का लॉकडाउन लगा था, उससे पहले फरवरी के महीने में शायद सुनसरी ही था वो जिला जहां पर तबलीगी जमात वालों का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, और उससे पहले वो तबलीगी जमात वालों का कार्यक्रम नेपाल के नेपालगंज में हुआ, जिसका बॉर्डर जो है बहराइच से लगता था, और वो जो नेपालगंज का बॉर्डर है वो पूरा ऐसे खोल दिया गया जैसे मतलब कि घर में कोई आयोजन हो और वो 1 दर्जन राष्ट्र से आने वाले लोग इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं था। तो ये अपने आप में भारत जो है नेपाल के साथ लगभग 1400-1500 किलोमीटर से अधिक का खुला बॉर्डर शेयर करता है, और उतना ही सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो वो 2020 में तबलीगी जमात का वहां कार्यक्रम हुआ, वहां पर भी कमोबेश ये स्थिति थी। नेपाल सरकार को जो इंफॉर्मेशन थी कि भैया कुछ 20-25 हजार लोग आएंगे, और वहां लगभग 22 राष्ट्रों से लगभग 2 लाख लोग आए, और उसी प्रकार से चूंकि भारत से बॉर्डर लगता है तो कितने लोग इधर आके बस गए, या मतलब क्या हुआ, वो इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था कि जिसके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। तो ये भारत, सिर्फ भारत के लिए नहीं, भारत और नेपाल दोनों के लिए सिक्योरिटी का कंसर्न है। और यही वजह है कि 1047 गांव में हाई अलर्ट है। लेकिन वेद जी, आप नेपाल की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, मुझे या दर्शकों को यह समझना है कि क्या बालन सरकार इस मामले में फेल हो गई? क्या उनको लगा कि हाँ ठीक है, एक दिन की हिंसा होगी, फिर तनाव होगा, फिर शांत हो जाएगा? क्या आग को पहले काबू पाया जा सकता था? अब सेना उतार दी, अब वहां पर धारा पूरी तरीके से निषेधाज्ञा लागू कर दी, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी और आसपास के इलाके पूरी तरीके से कर्फ्यू लगे हैं। देखिए, मेरा एप्रीहेंशन सिर्फ इतना है कि आज आप देखेंगे नेपाल में हर दूसरे विषय पर सेना उतार दी जा रही है। चाहे वो सुकुम्बासियों का मसला हो तो सेना उतार दी जाती है, चाहे आज जो है तराई में डिस्टर्बेंस हो तब सेना उतार दी जाती है। जब पूर्ववर्ती सरकारें किसी एक व्यक्ति की जान जाने के लिए उतनी जिम्मेदार थीं, तो क्या ये सरकार भी उतनी जिम्मेदार नहीं मानी जानी चाहिए? बिल्कुल उतनी ही मानी जानी चाहिए। आज नेपाल के राजनीतिक वृत्त में एक चर्चा है कि जो पूर्ववर्ती सरकारों के लोग थे, कम्युनिस्ट लोग थे, कांग्रेस लोग थे, भाई उन लोगों का अपना एक तर्क है कि भैया क्या केपी ओली और रमेश लेखक ने बंदूकें चलाई थी? तो आज वो लोग भी सवाल पूछते हैं कि भाई जब उनको आप इस प्रकार से जो है आरोपित करते हैं, तो जो आज देश के अंदर टेंशन हो रही है, तो क्या जो अब की सरकार है या जो अब के गृह मंत्री हैं या जो अब के प्रधानमंत्री हैं, क्या उनकी भी कोई नैतिक जिम्मेवारी बनती है या नहीं बनती? निश्चित रूप से बहुत डिफिकल्ट है, बहुत अर्ली है किसी सरकार को जज करना, बट ये कहते कहते 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, और हर महीने कोई ना कोई ऐसा मसला आता है जिससे देश के अंदर जो एक उत्साह है वो धीरे धीरे जो है डिक्लाइनिंग फेज में जाता हुआ दिखता है कि हर दूसरे महीने कोई ना कोई इशू हो रहा है, चाहे वो सुकुम्बासियों का मसला हो, चाहे वो आज जो है तराई में ये सामाजिक सद्भाव की बात हो,
ये सिर्फ लोगों की जिम्मेवारी नहीं है। लोग तो अपने अपने एंड पे जिम्मेवारियां निभा ही रहे हैं, पर सरकार क्या कर रही है? क्या हिंदुओं की जान इतनी सस्ती है कि पुलिसिया गोली में हिंदू ही मरेगा, फिर उसके बाद जो है जो मरेगा उसको 10 लाख रुपए देकर उसको कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा? तो आप में और पुरानी सरकार में क्या फर्क है? पिछली सरकारों ने भी हिंदुत्व के लिए आंदोलन किया था। उस वक्त की केपी ओली की सरकार ने भी वो जो राप्रपा के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था उसमें निर्दोष लोगों की जान गई थी, और उसमें भी वो विद्यार्थियों के निहत्थे विद्यार्थियों की जान गई थी। तब की सरकार ने भी 10 लाख रुपए देकर जो है पल्ला झाड़ लिया। तो मुझे लगता है कि सरकारों को और संवेदनशील होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर किसी की भी जान जा रही है तो उसकी जान इतनी सस्ती नहीं है कि आप उसको एक शहीद घोषित कर दें। या 10 लाख रुपए क्या होता है? आप सोचिए, किसी घर से किसी एक युवा का या उस घर के व्यक्ति का जाना उस पूरे परिवार की आस को मार देता है, उस पूरे परिवार के भविष्य को रोन देता है। और वही होता है कि वो पूरा मरहम लगाना है, उससे अगर चीजें संभल जाए तो ठीक है। देखिए, नेपाल के जो गृह मंत्री हैं, नेपाल के गृह मंत्री हैं, वो ग्राउंड जीरो पर हैं और वो ये बोल रहे हैं कि जब तक शांति नहीं हो जाती, जब तक सामान्य स्थिति नहीं हो जाती, तब तक मैं काठमांडू नहीं वापस जाऊंगा। तो ये एक बहुत अच्छा निर्णय है कि वो ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, लोगों के परिवारों से मिल रहे हैं, लोगों का दुख दर्द समझ रहे हैं। पर जरूरी है कि एक ऐसा मील का पत्थर स्थापित किया जाए कि दोबारा इस प्रकार का दुस्साहस, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक ताने बाने के फैब्रिक को बिगाड़ने वाले जो लोग हैं वो दोबारा इस प्रकार का दुस्साहस ना कर सके। और जो नेपाल शांति का प्रतीक है, पूरे विश्व में शांति का संदेश देता है, नेपाल की आइडेंटिटी पुनः शांति के एम्बेसडर की रूप में स्थापित हो, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल हम भी यही उम्मीद करेंगे कि नेपाल जैसे शांत था वैसे ही शांत रहे। नेपाल के लोगों ने भी ये ठान रखा है कि हाँ, शांति नहीं फैलने देंगे। भले 7-8 के बाद यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं शुरू हुई, लेकिन हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, यहाँ कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। और नेपाल की जनता खुद ही इन कट्टरपंथियों, घुसपैठियों को बाहर निकालने में लगी हुई है। बाकी सवाल उन 14 लाख से भी कि वो क्यों नहीं खड़े हो रहे नेपाल के लोगों के साथ, जो 14 लाख मुस्लिम हैं नेपाल में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ लगातार। देश और दुनिया की हर एक अपडेट के लिए। नमस्कार।